अब तक अपनाए गए स्टैंडर्ड मॉडल से अलग है 2026 से 27 का भारतीय बजट। मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के उभरने को देखते हुए प्रस्तावों में बदलाव। लेखक अंजन रॉय। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में एक बजट पेश किया, जो सरकार की आय, खर्च और वित्त को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके कथन से ज्यादा देश के लिए एक बहुवार्षिक विकास का ब्लूप्रिंट है। साथ ही वित्त मंत्री का बयान विकास की महत्वाकांक्षाओं से भरा होने के बावजूद यह महत्वाकांक्षी कामों के हिसाब से नहीं था। यह बजट का एक अलग मॉडल है, क्योंकि अब तक सभी वित्त मंत्रियों ने अपनी प्रस्तुतियों का समापन राजस्व और खर्चों के अंतिम कुल जोड़ के साथ किया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कर में छूट की घोषणा की है और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बजट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की। वित्त मंत्री ठीक बताएंगी कि वह टैक्स में बदलाव करके कितनी छूट दे रही है और उनके टैक्स प्रस्तावों से सरकारी खजाने में कितना ज्यादा पैसा आएगा। इसके बाद घाटा या अधिशेष और आने वाले वित्तीय वर्ष में इनका हिसाब कैसे रखा जाएगा, इस संबंध में भाषण से यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। सबसे खास बात यह है कि यह पहली बार है जब सालाना बजट गरीबी हटाने और सबसे गरीब लोगों की सुरक्षा और उत्थान की लोकलुभावन बातों से अलग है। कोई गरीबी विरोधी कार्यक्रम, सबसे कमजोर लोगों के लिए विशेष योजनाएं और बहुत कुछ बजट घोषणाओं का हिस्सा नहीं थे। वित्त मंत्री ने दावा किया है, हमारी सरकार के 1 दशक के लगातार और सुधारोन्मुख प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार के गरीबी विरोधी कार्यक्रम अब शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में बदल गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, मैं एक उच्च शक्ति वाली शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो ऐसे उपायों की सिफारिश करे जो सेवा क्षेत्र को मुख्य चालक के रूप में फोकस करें। यह वर्तमान समय में भारत की स्थिति को दर्शाता है, जब बड़े पैमाने पर घोर गरीबी का कुछ हद तक समाधान हो गया है और भारत मध्यम आय वाले देश बनने की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री भारत के विकास के इस अगले चरण की चिंताओं को संबोधित कर रही थीं। लेकिन इस स्थिति में भी इस साल सीतारमण का बजट भाषण समग्र मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य और आरामदायक कीमतों की स्थिति को देखते हुए एक बहुत ही रूढ़िवादी बयान है। भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना लगभग 7% की दर से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति दर 2% से कम है। इस साल वित्त मंत्री एक अनोखी स्थिति में थी, जब उन्हें अपने प्रस्तावों के बारे में वास्तव में कंजूस होने की जरूरत नहीं थी। मुद्रास्फीति प्रबंधन की कोई मजबूरी नहीं थी, जिससे भारत के कई वित्त मंत्रियों को बजट तैयार करते समय जूझना पड़ता था। न ही उन्हें बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए मुद्रास्फीति विरोधी उपायों की आवश्यकता होती और मुद्रास्फीति प्रबंधन के कारण उनके हाथ बंधे होते। इस समग्र आरामदायक स्थिति में वित्त मंत्री बेहद रूढ़िवादी थीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी निवेश कार्यक्रमों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की। हो सकता है कि इस बजट बनाने के प्रति वित्त मंत्री का दृष्टिकोण वही हो जो आर्थिक सर्वेक्षण ने पहले ही बताया था। सर्वेक्षण ने बताया था कि वैश्विक उथल-पुथल चिंता का विषय है और इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन निराशा का कोई कारण नहीं था। तो फिर वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी उन्नयन से लेकर बुनियादी ढांचे के निर्माण तक के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। लेकिन उन्होंने फिजूल खर्ची से परहेज किया। बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी मामूली थी, जो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए से थोड़ी अधिक थी। इससे शेयर बाजार की भावनाएं कमजोर हो सकती थी, जो बजट पेश होने के बाद गिर गया। भारत के लिए महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी उन्नयन लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने ऐसी घोषणाएं की जो मिलकर भारत को अगले तकनीकी स्तर पर ले जाएंगी। सीतारमण ने भारत को नई तकनीक में ले जाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। यह वैश्विक विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश है। इनमें से 3 हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्षमताओं का विस्तार किया। इसी पर आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्री बनाने,
फुल स्टैक इंडियन आईपी डिजाइन करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 लॉन्च करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसे अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपए के खर्च के साथ लॉन्च किया गया था, में पहले से ही लक्ष्य से 2 गुना निवेश का वायदा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम खर्च को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करते हैं। अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं। घरेलू रासायनिक उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हम राज्यों को 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने में सहायता देने के लिए एक योजना शुरू करेंगे। विकास मॉडल के लिए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री ने इस बारे में विस्तार से बताया था। शहर और कस्बे विकास के ड्राइवर बन रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में शहरों को क्षेत्रीय विकास के लिए आर्थिक हब घोषित करके अपने शहर केंद्रित विकास मॉडल लॉन्च किए हैं। इन शहरों और कस्बों को डेडिकेटेड कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था, इस बजट का मकसद शहरों की आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) की मैपिंग करना है, जो उनके खास विकास ड्राइवरों पर आधारित होगी। हर CER के लिए 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन। उन्होंने आगे कहा, हम शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर विकसित करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सीतारमण के बजट की घोषणाओं से विपक्ष का गुस्सा भड़केगा। बजट की चारों तरफ से कड़ी आलोचना होगी, नेताओं से लेकर फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेटर्स या इंडस्ट्री तक। निश्चित रूप से बिजनेस फ्रेंडली और लोकप्रिय बजट की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, मैं स्टॉक मार्केट में गिरावट से अपनी नींद नहीं खराब करता, वह डॉक्टर सिंह की इस समझदारी भरी बात से खुद को तसल्ली दे सकती हैं।